नाम क्या है, सुना कभी कि नहीं? नो सर। कोई बात नहीं, तो नाम पहले लिखो। ये इनका नाम सुना आपने, वर्नहार्ड रीमान? वर्नहार्ड रीमान का नाम सुना बहन जी? नो सर। ये एक साइंटिस्ट थे, आयुषी, तुम्हारी तरह के ही। तो इन्होंने 1850 में इंट्रीगल जो होता ना, इंट्रीगल, उसको एनालिसिस में इंट्रीगल फाइंड करने का एक तरीका बताया। तो उसको कहते हैं रीमा इंट्रीगल। तो अपन जैसे कोई इंट्रीगल करते हैं आयुषी, जैसे मान लो 0 से 1 एक्स डी एक्स करना है, तो 0 से 1 एक्स डी एक्स निकालना है, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी आयुषी? एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर 0 से 1 लेंगे फिर। हम वैल्यू की बात करें बेटा, वैल्यू कितनी आएगी? सर 1/2। 1/2 आएगी। तो इसको अभी आपने न्यूमेरिकली किया होगा, है ना? इन्होंने उसको रीमान ने जो है ना, उस इंटीग्रल को 0 1 इंटरवल में एक नए तरीके से प्रूव किया। तो इसीलिए इसका पूरे यूनिट का नाम है रीमान इंटीग्रल। बहुत कठिन थ्योरम है और बहुत कठिन पेपर है, तो बहुत धीमे धीमे आज थोड़ा शुरू करते हैं। ये बात है 1850 की, 1850 की। तो बर्नहार्ड रीमान ने 1850 में जो बताया है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? तो लिख लो, रीमा इंटीग्रल इस यूनिट का नाम है, यूनिट का पहला चैप्टर कह सकते हो। तो पहले चैप्टर में जो नाम है इस यूनिट का, वो नाम है रीमा इंटीग्रल। तो आयुषी बिना सोचे बिना समझे आप रीमा इंटीग्रल हेडिंग डालो। और रीमा इंटीग्रल, रीमा की स्पेलिंग याद हो गई आयुषी? यस सर। RIEMANN, ठीक है? तो रीमान इंटीग्रल, तो रीमान इंटीग्रल में जो उन्होंने डिफिनेशन दी पहले वो लिखो। तो लिखो, पहले लिखो क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्लोज्ड इंटरवल, समृद्ध अंतराल। बताओ क्या होता है ऐसे? क्लोज्ड इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल होते हैं। तो इस पूरी यूनिट में हम लोग जो बात करेंगे वो क्लोज्ड इंटरवल की होगी। तो बताओ उसी क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा? बता पाओगे? हाँ सर, एकदम डेफिनेशन तो नहीं आ रही। हम्म। सर एकदम डेफिनेशन तो नहीं आ रही समझ में। क्लोज्ड इंटरवल जानती तो है ना, क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल? यस सर, वो क्लोज्ड जैसे इंटरवल जैसे में, ए और बी कोई वैल्यू है क्लोज इंटरवल में, तो मतलब कोई भी वैल्यू उसके मतलब दोनों मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ए और बी के होगा। हाँ बस वे यही तो होता है। तो इसमें क्लोज्ड इंटरवल ये होता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं जो ए से बड़े या बराबर और बी से छोटे, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। यस सर। तो इन्होंने जो भी काम किया रीमान ने, वर्नहार्ड रीमान, तो इन्होंने जितना भी काम किया वो पूरा काम कहाँ पे किया? क्लोज्ड इंटरवल पे किया है, ठीक है? तो क्लोज्ड इंटरवल पे काम करने के लिए इनको बहुत बड़े प्राइजेस भी मिले थे इन्हें। और क्लोज्ड इंटरवल, हिंदी में इसको समृद्ध अंतराल कहते हैं। तो लिख लो बच्चे, समृद्ध अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल या हिंदी में कोई हो तो समृद्ध अंतराल लिख लो। तो माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए लेस देन और इक्वल टू बी। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर तथा ए लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है? तब देन सेट, तब समुच्चय एक्स, तो कौन सा? ये वाला। तो वो सभी एलिमेंट जो कहाँ से शुरू होंगे? ए से। ए से शुरू होके बी तक जाने वाले, ए से बी तक जाने वाले सभी एलिमेंट्स जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आते हैं, समृद्ध अंतराल ए बी। तो समृद्ध अंतराल हेडिंग डाल लो, पहली परिभाषा सेकंड पेपर की।
तो नाम इस चैप्टर का रीमा इंटीग्रल। ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1850 में इसको डेवलप किया था। तो रीमा इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है। बहुत टफ चैप्टर होता तो बड़े धीमे धीमे शुरू करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स है वो, रियल एनालिसिस है। तो माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर तथा ए लेस देन इक्वल टू बी, तब समुच्चय है एक्स बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी को ए से बी तक समृद्ध अंतराल कहते हैं। इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। तो रिचा ये पहली डेफिनेशन लिखो जरा। पहले रिचा चैप्टर का नाम लिख लो, रीमा इंटीग्रल। क्या नाम लिख लो? रीमा इंटीग्रल, RIEME रीमा इंटीग्रल चैप्टर का नाम लिख लो रिचा। सर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गई? सेकेंड पेपर की पहली यूनिट शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में जो भी कंफ्यूजन हो वो 2:30 बजे वाले बैच में ज्वाइन करना, ठीक है। ओके सर। रिचा गुस्सा आ रही क्या? नहीं सर। बोलो तो जल्दी नहीं लिख लो सर, नहीं। डेफिनेशन। पहले चैप्टर का ओके नाम सर। लिखो रीमा इंटीग्रल जल्दी से, और फिर हेडिंग डालो क्लोज्ड इंटरवल, समृद्ध अंतराल। और लिखो माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर तथा ए लेस देन और इक्वल टू बी, देन सेट, तब समुच्चय एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू बी को ए से बी तक समृद्ध अंतराल कहते हैं। इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी को ए से बी तक समृद्ध अंतराल कहते हैं, समृद्ध अंतराल कहते हैं। इसे क्लोज इंटरवल ए बी से प्रदर्शित करते हैं। इट डिनोटेड बाय क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये जो कहानी है वो याद कर लो कि ए से लेकर, ए से शुरू होके और बी तक के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो क्लोज इंटरवल होते हैं, समृद्ध अंतराल होते हैं, ठीक है। तो ये पहली परिभाषा हमारी जो हमें सबसे पहले आती है, बहुत दिन से आती है। 11th में ही हम लोग क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल पढ़ते हैं, ठीक है। नीचे लिखो अंतराल ए बी पर परिबद्ध फलन। लिखो अंतराल ए बी पर, सर ये नीचे वाली लाइन ये लिखा बेटा लेट ए रिपीट कर देना इंग्लिश में। let a comma b belongs to R and a less than or equal to b, then set x belongs to R, ये x greater than or equal to a less than or equal to b is called closed interval from a to b, वो a से b तक is called closed interval from a to b and it denoted by square bracket में ab, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ab से प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में ab, ठीक। अगली परिभाषा लिखो बेटा, बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अंतराल ए बी पर परिबद्ध फलन। तो बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो समृद्ध अंतराल ए बी पर, या अंतराल, जब भी हम समृद्ध अंतराल बोलते हैं तो बड़े ब्रैकेट में ही पूरी यूनिट में, पूरी यूनिट में ओपन इंटरवल कहीं नहीं आएगा। तो आप समझ लो कि हर जगह इंटरवल ए बी का मतलब है कि वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। तो समृद्ध अंतराल ए बी पर परिबद्ध फलन, तो बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, लिखो लिखो अंतराल ए बी पर, अंतराल ए बी बोलेंगे तो बड़े ब्रैकेट में ही लिखना है। अंतराल ए बी पर कोई वास्तविक फलन स्मॉल एफ, देखो आ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड का मतलब है कि जो एफ एक्स के मान होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। तो कोई अंतराल ए बी पर कोई वास्तविक फलन स्मॉल एफ परिबद्ध कहलाता है। a real valued function small f is said to be bounded in closed interval ab, a real valued function small f is said to be bounded in closed interval ab, अंतराल ab पर कोई वास्तविक फलन f परिबद्ध कहलाता है
इफ इट्स रेंज, यदि इस फलन का या फलन f का इफ इट्स रेंज, यदि इसका परिसर एक परिबद्ध समुच्चय है, इफ इट्स रेंज इज अ बाउंडेड सेट, तो यदि इसका परिसर एक परिबद्ध समुच्चय है, दैट इज f x belongs to closed interval a b is bounded। तो कोई फलन है परिबद्ध होता है, बाउंडेड होता है, इफ इट्स रेंज, यदि इसका परिसर f x belongs to closed interval a b is bounded, परिबद्ध है। तो अगर इसकी रेंज बाउंडेड है तो हम कहेंगे कि ये बाउंडेड फंक्शन है। तो रेंज का मतलब है कि एफ एक्स जिन वैल्यूज को अटेंड करता है, ए से शुरू करके बी तक डालने पे जो एफ एक्स के मान होंगे, उन मानों में जो वैल्यू होंगी, आप लोगों ने जब छोटे छोटे हो गए, आयुषी बता, सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन बाउंडेड तब होता है जब उसमें लोअर बाउंड भी हो और और अपर बाउंड, अपर बाउंड भी है। याद है कि नहीं? यस सर। तो वो वही कहानी है कि अगर एफ एक्स का कोई भी मान जो है एक निश्चित रेंज में आ जाए, मतलब एक निश्चित संख्या से बड़ा हो और निश्चित संख्या से छोटा हो, तो हम कहेंगे कि वो बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? बोलो आयुषी। ट्रू सर। अगला देखो, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, अंतराल ए बी पर सतत फलन या संतत फलन। कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो अंतराल ए बी पर सतत फलन, परिबद्ध की जगह कंटिन्यूअस कर दो, सतत फलन। कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो समृद्ध अंतराल ए बी पर परिबद्ध सतत फलन। तो सतत याद होगा आयुषी तुम्हें, हम लोग ऐसे लिखते थे कि अगर x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, याद है, तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। याद आया कि नहीं आयुषी? सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ते थे कि एक्स फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होता है अगर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा इस प्रकार हो। याद आया? तो लिखो, लिखो आ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स, लिखो कोई वास्तविक मानी फलन एफ एक्स समृद्ध अंतराल ए बी पर संतत फलन कहलाता है। A real valued function f x is said to be continuous। कोई वास्तविक मानी फलन समृद्ध अंतराल ए बी पर सतत कहलाता है if it is continuous at each point of closed interval ए बी। तो कोई फलन एफ एक्स समृद्ध अंतराल ए बी के या समृद्ध अंतराल ए बी पर सतत कहलाता, संतत कहलाता है यदि यह अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। if it is continuous at each point of closed interval a b। आयुषी क्या लिखा बोलो? सर रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous on closed interval AB if it is continuous at each point of closed interval AB। बिल्कुल। आयुषी ये बताओ कि हमने सेकेंड ईयर में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़े थे, तो आपने पढ़ा था कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, याद है कुछ इसके बारे में? सर नहीं सर, याद एक रिष्ट वर्धमान, हेडिंग डालो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब बेटा होता है कि बढ़ते हुए क्रम में हो। जैसे अगर कोई फंक्शन के वैल्यूज बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह के, तो वो इंक्रीजिंग है, और अगर घट रहे हैं जैसे 1 0 -1 -2, तो वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो लिखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एक दिष्ट वर्धमान और एक दिष्ट ह्रासमान फलन। एक दिष्ट वर्धमान और एक दिष्ट ह्रासमान फलन लिखो।
रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स कोई वास्तविक मानी फलन एफ एक्स समृद्ध अंतराल ए बी पर एक दिश वर्धमान होता है। A real valued function f(x) is monotonic increasing. A real valued function f(x) is monotonic increasing in closed interval AB. तो कोई वास्तविक मानी फलन f(x) समृद्ध अंतराल AB पर एक दिश वर्धमान होता है यदि x y belongs to closed interval AB, x less than or equal to y implies that f(x) less than or equal to fy. तो कोई फंक्शन f(x) जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या एक दिश वर्धमान होता है अगर x, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए है, x लेस देन और इक्वल टू y है, तो इंप्लाइज दैट f(x) लेस देन और इक्वल टू fy। तो आयुषी क्या समझ में आया कि अगर फंक्शन सीधा चल रहा है, मतलब जैसे 2 ग्रेटर देन 1 है, तो f2 f1 से बड़ा होगा, और उल्टा चलता है तो डिक्रीजिंग। तो कोई फलन f(x) क्लोज इंटरवल ए बी पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है अगर x y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए है, x लेस देन और इक्वल टू y इंप्लाइज दैट f(x) लेस देन और इक्वल टू y, और डिक्रीजिंग कब होगा आयुषी? एंड इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो आयुषी बताओ डिक्रीजिंग कब होगा? तो जब ये x greater than equals to y implies that f(x) greater than x equals to ग्रेटर देन और fy लेस देन और इक्वल टू y के लिए f(x) जो है उल्टा चल रहे हैं। greater than equals to अगर फंक्शन उल्टा चल रहे, जैसे 2 लेस देन 3 है, तो 2 लेस देन 3 पे अगर f2 लेस देन f3 है तो इंक्रीजिंग। बस सीधा चलता है बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा, तो इंक्रीजिंग। और उल्टा चलता है जैसे x लेस देन y है, अब f लगाने से ये उल्टा चल जाए, f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू fy हो जाए, तो ये कहलाएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। याद रहेगा मैम? yes sir. अब बताओ आयुषी, मोनोटोनिक कब कहलाएगा? ये तो हो गया कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, एक दिश वर्धमान होता है, ये हो गया कि एक दिश ह्रासमान होता है, लेकिन कोई फलन मोनोटोनिक कब कहलाता है? सर जब वो या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। तो इसको लिखवा दो, पहला चेंज करके लिखवा दो कि फंक्शन f(x) is said to be monotonic if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing। लिखवा दो। बोलो आयुषी। The function is said to be monotonic if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing। लिख लो सब लोग कि कोई फलन f(x) अंतराल ए बी पर, बड़े ब्रैकेट में ही हमेशा बनाना है, तो एनी फंक्शन f(x), कोई फलन f(x) समृद्ध अंतराल ए बी पर एक दिष्ट होता है यदि यह या तो एक दिष्ट वर्धमान हो, यदि यह या तो एक दिष्ट वर्धमान हो या एक दिष्ट ह्रासमान। इफ इट इज आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यदि यह या तो एक दिष्ट वर्धमान हो या एक दिष्ट ह्रासमान। तो अगर कोई फंक्शन कुछ भी हो दोनों में से, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, तो हम कहते हैं कि वो मोनोटोनिक है। तो इंक्रीजिंग है तो भी मोनोटोनिक है, डिक्रीज मतलब दोनों में से एक ही होगा। दोनों अंशतः हो सकता है क्या कभी फंक्शन कि वो इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी मुझे। हम ये कह रहे हैं कि कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है क्या एक साथ? नो सर। क्योंकि या तो वो बढ़ते क्रम में होगा तो इंक्रीजिंग, और घटते क्रम में है तो डिक्रीजिंग, दोनों तो कभी नहीं होगा। तो दोनों हाँ में से कोई भी एक बात को होल्ड करता है तो उसको क्या कहेंगे? अगर वो सर मोनोटोनिक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फंक्शन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो उसको क्या कहेंगे? सर मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। तो ये परिभाषा अंशतः पहले की थी, मतलब ये फाइनल ईयर की डिफिनेशन नहीं थी। ये डिफिनेशन हम लोग सेकेंड ईयर यस में भी पढ़े हैं और 11th में भी पढ़े हैं कि नहीं? तो अब हाँ फाइनल ईयर की अंशतः पहली डिफिनेशन
फाइनल ईयर की पहली डिफिनेशन यस लिखो, पार्टीशन, विभाजन। तो पहली परिभाषा लिखो फाइनल ईयर की, विभाजन या पार्टीशन। तो तुम्हें क्या लगता है यस अंकिता, विभाजन या पार्टीशन क्या मतलब होगा, क्या होता है ये? से पार्टीशन मतलब किसी चीज को अलग करना, बिल्कुल। पार्ट कोई करना इंटरवल ए भी, से। अगर कोई इंटरवल ए भी है तो उसके टुकड़े करना जो है वो पार्टीशन होता है, ठीक है। तो लिखो पार्टीशन या विभाजन। देखो लेट ए बी, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, ठीक है। तो लेट ए यस बी ए क्लोज इंटरवल, तो माना ए बी कोई समृद्ध अंतराल है। लेट ए बी ए क्लोज इंटरवल, तो माना ए बी कोई समृद्ध अंतराल है, तब then a finite set p इक्वल टू, देखो माना ए बी, स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी लिखना है, तो माना ए बी कोई समृद्ध अंतराल है, तब परिमित समुच्चय देन फाइनाइट सेट, इस तरह से लिखते हैं तथा ए इक्वल टू x0 x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इक्वल टू b। तो इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि ये हर थ्योरम हर क्वेश्चन में लिखना ही है कि ए भी कोई समृद्ध अंतराल है, तब परिमित समुच्चय है जिसमें x0 a के बराबर है और xn जो है वो b के बराबर है, ठीक है। देन अ फाइनाइट सेट p इक्वल टू ये इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। दोबारा सुनो, तब परिमित समुच्चय कैपिटल P समृद्ध अंतराल ए बी का विभाजन कहलाता है। Then a finite set capital P is called a partition of closed interval AB। तो परिमित समुच्चय P समृद्ध अंतराल AB का विभाजन कहलाता है यदि यदि a इक्वल टू x0 लेस देन और इक्वल टू x1 लेस देन और इक्वल टू x2 लेस देन और इक्वल टू x3 लेस देन और इक्वल टू xn इक्वल टू b। तो ये परिभाषा है जो वो कहते हैं कि विभाजन की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? विभाजन की। तो आयुषी बता, विभाजन समझ में आया भाई जी? तो आयुषी विभाजन किसे कहते हैं? सर ये नहीं आया सर सही से समझ। ये समझ में नहीं आ रहा? हाँ सर, सुन नहीं पाया सर शुरू का। अंशिता समझाओ पार्टीशन। यस सर। सर अगर कोई क्लोज इंटरवल है ए और बी, तो उसमें जो एक फाइनाइट सेट पी इस टाइप से होगा, जो ए इज इक्वल टू x0 x1 x2 x3 से लेकर के xn इज इक्वल टू b, वो पार्टीशन कहलाएगा इस क्लोज इंटरवल का, ए कॉमा बी जो है। बिल्कुल। सर ऐसा इसमें तभी आयुषी होगा जब जो ए ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सेट है, और इसमें जो a है वो x0 है और b जो x, जैसे क्लोज इंटरवल मान लो 0 1 है, तो इसके जो पार्टीशन होंगे वो होंगे 0 1/2 1/3 अप टू कहाँ तक 1। तो ये इसके पार्टीशन हो गए। तो पार्टीशन का मतलब केवल इतना है उसी, जो अभी अंशिता ने बताया था कि उसके टुकड़े करना। इसी क्लोज इंटरवल के अगर अपन n टुकड़े कर लें तो उसके n पार्टीशन हो गए, 4 टुकड़े कर ले तो 4 पार्टीशन हो गए। तो क्लोज इंटरवल ए बी समृद्ध अंतराल है, तब परिमित सेट p जो है, तो बस एक शर्त है कि जो a है वो हमेशा x0 होगा और जो b है वो हमेशा xn होगा। तो a और b के बीच के जितने एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉर्म में है, तो हम उस सेट को मतलब P को क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन करेंगे। तो माना ए बी कोई समृद्ध अंतराल है, तो परिमित समुच्चय P समृद्ध अंतराल ए बी का विभाजन होता है अगर इस कंडीशन को होल्ड कर जाए, ए इक्वल टू x0 x1 x2 डॉट डॉट xn। कोई दिक्कत? हाँ सर। अगली हेडिंग लिखो आयुषी, विभाजन द्वारा निर्मित उप अंतराल, सब इंटरवल्स and length of sub intervals determined by a partition।
विभाजन द्वारा निर्मित उप अंतराल और उप अंतरालों की लंबाइयां। विभाजन द्वारा निर्मित उप अंतराल और उप सर इंग्लिश में अंतराल रिपीट कर देना सर, क्या करें? इंग्लिश में रिपीट कर दो सर एक बार। सब इंटरवल्स and length of subintervals determined by a partition। विभाजन द्वारा निर्मित उप अंतराल और उप अंतरालों की लंबाइयां। जैसे ये जो उप इंटरवल सब इंटरवल बनेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे कि x0 x1, देखो इस तरह से x0 x1 ये सब इंटरवल बनेंगे, x1 x2 ये सब इंटरवल बनेंगे। तो इसमें कितने सब इंटरवल बनेंगे? n बनेंगे, x0 x1 x1 x2। चलो लिखो जरा, लिखो। लेट ए बी ए क्लोज इंटरवल, माना ए बी कोई समृत अंतराल है। और डेफिनेशन कंप्लीट करो। तो लेट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही पूरी यूनिट में लिखना है। लेट ए बी ए क्लोज इंटरवल, तो माना ए बी कोई समृत अंतराल है एंड पी इक्वल टू लिखो। तो ये तो हर कॉलम में लिखना है, तो आप ये याद कर लो कि P कितना रहता है। एंड P इक्वल टू करली ब्रैकेट में ही लिख दो, via पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो माना ए बी कोई समृत अंतराल है तथा कैपिटल P करली ब्रैकेट में पूरा लिख लो, याद भी कर लो इसको। अंतराल ए बी का कोई विभाजन है via पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो माना ए बी कोई समृत अंतराल है तथा P समृत अंतराल ए बी का कोई विभाजन है। ठीक है। अब then for all I equal to 1 2 3 up to n, तब प्रत्येक I equal to 1 2 3 up to small n के लिए, then for all I equal to 1 2 3 up to small n close interval xi minus 1 xi। तो देखो सिद्धार्थ, में I की जगह 1 लिखोगे तो x0 x1 बचेगा, 2 लिखोगे तो x1 x2, 3 लिखोगे तो x2 x3 x3 x4, इस तरह से इसके सब इंटरवल बनेंगे। ठीक है। तो इसको हम यस सब सर। इंटरवल कहते हैं। तो देन फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 अप टू स्मॉल n, ये जो xi माइनस 1 xi जो है, ये जो सब इंटरवल इज कॉल्ड सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो ध्यान से सुन लो कि माना ए बी कोई समृत अंतराल है और P जो है वो अंतराल ए बी का कोई विभाजन है, तब I इक्वल टू 1 2 3 अप टू n के लिए xi माइनस 1 xi को अंतराल ए बी का उप अंतराल कहते हैं। इज कॉल्ड सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। और थोड़ा लिख दो, इज कॉल्ड सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी डिटरमाइंड बाई पार्टीशन P, ऐसे लिख दो। को अंतराल ए बी का विभाजन P द्वारा निर्मित उप अंतराल कहते हैं। हिंदी वाले ध्यान दो कि तब प्रत्येक I इक्वल टू 1 2 3 तो स्मॉल n के लिए क्लोज इंटरवल xi माइनस 1 xi को विभाजन P को अंतराल ए बी का विभाजन P द्वारा निर्मित उप, आगे से बोलो क्या लाइन लिखी पूरी? तो स्टार्टिंग से बोल दो। यहाँ से फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 Closed interval xi minus 1 xi is called subinterval of closed interval AB determined by partition P। तो क्या मतलब निकला इसका आयुषी? कि जो सब इंटरवल होंगे वो होंगे x0 x1, ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखने हैं। तो ये लिखोगे तो x0 x1, 2 लिखोगे तो x2, 3 लिखोगे तो x2 x3। तो ये P द्वारा निर्मित उप अंतराल है। अब आपको पता होगा आयुषी की जो सब इंटरवल होते हैं उसकी लेंथ कैसे निकलती है, पता है ये बात? जैसे कोई सब इंटरवल मान लो 2 3 है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ कैसे, लंबाई कैसे निकलती है?
पता है? लंबाई बेटा कैसे निकलती ये नहीं पता है तुम्हें? बीएससी फाइनल ईयर में हो। बोलो, कोई और बताओ, लेंथ कैसे निकलती है? उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लेंथ निकालने के लिए बेटा अगली वैल्यू में से पिछली को माइनस करते हैं। ये बहुत पहले 11th में पढ़ाया गया था तुम्हें कि अगर ये सब इंटरवल है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उसकी लेंथ पता चल जाएगी। इतना भी नहीं तुम लोग को याद है? 11th में खूब पढ़ाया गया होगा। तो नीचे लिखो एक्स आई माइनस 1। तो एक्स आई माइनस 1 को लिखो को उप अंतराल एक्स आई की लंबाई कहते हैं। हिंदी में लिख लो एक्स आई माइनस 1 इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब इंटरवल, ये बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स आई माइनस 1 इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। एक्स आई माइनस 1 को उप अंतराल स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स आई माइनस 1 एक्स आई की लंबाई कहते हैं। तो लिखो एंड इट डिनोटेड बाई, इसे डेल्टा एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। एंड इट डिनोटेड बाई डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात दैट इज डेल्टा एक्स आई की जो वैल्यू होती है वो एक्स आई माइनस 1 आई बराबर 1 2 3 अप टू है। ये जो डिफिनेशन अभी पढ़ी है इन दोनों के सिर का एक बार रिवाइज कर लो। जल्दी करो। तो सिविका रिवीजन, यस सर, हो गया। तो सब इंटरवल किसे कहते हैं और सब इंटरवल की लेंथ किसे कहते हैं, ठीक है? अगली परिभाषा लिखो बेटा, लोअर रीमान सम एंड अपर रीमान सम। सिविका रीमान की स्पेलिंग क्या होती है? सर RIEMANN। लोग लोअर रीमान, उसके आगे क्या था सर? अब देख क्या शिविका सर देखो, हेडिंग। लोअर रीमान सम अपर रीमान सम ऑफ अ फंक्शन, एक फलन का निम्न योग एवं ऊपरी रीमा योग।
हिंदी में कोई लिख रहा है क्या? हिंदी में यस सर। हाँ सर। लिखो, ये हेडिंग लिख ली शांत। हाँ सर लिख। देखो, माना स्मॉल एफ समृत अंतराल ए बी पर, समृत अंतराल बोलो तो बड़े ब्रैकेट में ए बी, माना स्मॉल एफ समृत अंतराल ए बी पर एक परिबद्ध वास्तविक फलन है। तो लेट स्मॉल एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेट स्मॉल एफ, माना स्मॉल एफ समृत अंतराल ए बी पर परिबद्ध वास्तविक फलन है। एंड पी इक्वल टू, याद हो गया ना, पी कितना होता है ये याद कर लो। हाँ ये हर जगह ही करना है, हर थ्योरम में, हर क्वेश्चन में। तो माना पी इक्वल एंड पी इक्वल टू, तब पी बताओ शांत क्या है? या पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ समृत अंतराल ए बी पर परिभाषित कोई वास्तविक मानी फलन है तथा पी समृत अंतराल ए बी में समृत अंतराल ए बी का कोई विभाजन है। एंड पी बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो क्या है? समृत अंतराल ए बी का कोई विभाजन है। तब फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू स्मॉल एन, तब प्रत्येक आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू स्मॉल एन के लिए, देन फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन, स्मॉल एम आई सेकेंड ईयर में इन्फीमम और सुप्रीमम पढ़ा होगा। देविका, इन्फीमम याद है अपना? हाँ सर। क्या होता था? इन्फीमम सबसे छोटी वैल्यू, हाँ उससे इन्फीमम छोटी सबसे छोटी वैल्यू होती है, सुप्रीम से बड़ी। बड़ी वैल्यू होती है। तो देखो ये लिखा है कि प्रत्येक आई इक्वल टू 1 टू स्मॉल एम के लिए स्मॉल एम आई इक्वल टू इन्फीमम, इसको हिंदी वालों को भी इन्फीमम ही लिखना है, इसमें निम्नक नहीं लिखना है, इन्फीमम एफ एक्स। तो जो स्मॉल एम आई है वो मान लिया एफ एक्स का निम्नक है, एंड कैपिटल एम आई मान लो सुप्रीमम, सुप्रीमम एफ एक्स एक्स प्लस टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। तो एक आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू स्मॉल एन के लिए स्मॉल एम आई एफ एक्स का निम्नक है, कैपिटल एम आई जो है वो उसका उच्चक है, सुप्रीमम है। लिख लिया? तो एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड सिविका होगा तभी उसके इन्फीमम और सुप्रीमम निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। यस ये सर। कोई पार्टीशन है, माना स्मॉल एम आई है और कैपिटल एम आई उच्चक है, ठीक है? तब लिखो, तब देन समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। बताओ ये क्या होता होगा, लोअर रीमान सम या अपर रीमान सम? कौन सा सर? ये वाला सर होगा लोअर रीमान सम। बिल्कुल। तो क्या लिखोगे? देन समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, आगे क्या लिखे? इज कॉल्ड लोअर रीमान सम। लोअर रीमान सम किसका? ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन विद क्लोज्ड रेस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। ये लिखो, इज कॉल्ड लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू पार्टीशन। हिंदी में लिखो, समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई को फलन विभाजन पी के सापेक्ष निम्न रीमा योग कहते हैं। शांत ध्यान से सुनो, समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई को एफ का विभाजन पी के सापेक्ष निम्न रीमा योग कहते हैं। एंड इट तथा इसे एल पी एफ से प्रदर्शित करते हैं, एंड इट डिनोटेड बाई एल पी एफ।
तथा से एलपीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अंत क्या लिखा है हिंदी में? कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई की क्या कहानी है? सर इसको अपर रीमान सम कहेंगे। वो लोग कैसे लिखोगे पूरी लाइन? एंड समेशन समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई इज कॉल्ड अपर रीमान सम ऑफ फंक्शन एफ एक्स ओवर पार्टीशन पी। लिख दो। तो समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई को फलन एफ का विभाजन पी के सापेक्ष ऊपरी रीमा योग कहते हैं। लिख लिया? तो ये सिबिका किससे डिनोट होता होगा, याद है? सर ये मुझे लग रहा है कि कैपिटल यू एफ से डिनोट होगा शायद। बिल्कुल, डिनोटेड बाई लिखो, डिनोटेड बाई यूपीएफ से, यूपीएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो लोअर रीमान सम जो है वो एलपीएफ होता है और अपर रीमा, ऊपरी रीमा योग जो है वो यूपीएफ होता है। तो एक होता लोअर रीमान सम और एक होता अपर रीमान सम। एक चीज याद तुम्हें ध्यान से कि कभी कभी क्या है ना, पार्टीशन का नोटेशन, यस सर। उस नोटेशन को किताबों में स्मॉल सिग्मा से डिनोट किया गया है। स्मॉल सिग्मा, तो जो पी है वो स्मॉल सिग्मा क्या होता है, तो नीचे नोट करके लिख दो कि इफ पार्टीशन पी डिनोटेड बाई स्मॉल सिग्मा, अगर पार्टीशन पी को किसी किताब में स्मॉल सिग्मा से डिनोट किया गया है तो जो एलपीएफ होगा बेटा, एलपीएफ उसको हम लोग एल सिग्मा से लिखेंगे और यूपीएफ जो होगा वो यूएफ सिग्मा से लिखेंगे। तो क्या एलपीएफ और यूपीएफ नहीं लिखा है तो वहां पे फिर ऐसे लिखा है एल एफ और यूएफ सिग्मा। हालांकि ऐसा कहीं बहुत 10-20 साल में कोई टीचर ऐसा किसी किताब से दे दे तो भले ही देता है, नहीं तो 99.9999% जो है यही नोटेशन यूज होते हैं, एलपीएफ एल यूपीएफ। ये दिया कि बाई चांस पेपर में अगर आपको यूपीएफ की जगह यूएफ सिग्मा नोटेशन को पी ना लिख के सिग्मा लिख दें तो एलपीएफ हो जाएगा एलएफ सिग्मा और यूपीएफ हो जाएगा यूएफ सिग्मा। ठीक है, तो जीविका आखिरी परिभाषा लिखो, फिर अगले टर्म से थ्योरम शुरू करेंगे। लिखो। लिखो नॉर्म और मैथ्स, नॉर्म और मैथ्स। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, डी फार्मा हो जाएगा, डी हाँ वो भी हो जाएगा।
ये फार्मा अभी हम क्लास लेके आपको फोन करते, ठीक है? अभी हम क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर से फोन करते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नॉर्म नॉर्म और मैस, हिंदी में लिख लो मानक या जलाभि। शांत कभी तालाब, ताल या तलैया में गए हो? नहीं सर, कभी कोई ताल तलैया नहीं देखा तुमने? देखा है मतलब गए नहीं है। देखा है तो जाके ही देखा होगा कि दूर से देखा है? दूर से मतलब ऐसे नहीं कि उसमें उतर के देखा आपने, ऐसे देखा। तो उसमें पानी के ऊपर एक हरी हरी सी हाँ लग सर, जाती है, काली सी, देखी कभी? हाँ सर, ये तो मेरे बगल से ही है। अच्छा, तो उसी को हम लोग जालाभी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस, जलाभी। जालाभी, ठीक है? तो लिख लो मानक या जालाभी, नॉर्म और मैस ऑफ अ पार्टीशन, ऑफ अ पार्टीशन। तो मानक या जालाभी लिखो शांत, और लिखो माना पी, पी इक्वल टू, शांत याद होगा तुम्हें, वही लिख लो। लेट पी इक्वल टू लिख लो बी अ पार्टीशन, बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो माना कैपिटल पी, पी के अंदर क्या लिखना है वो सबको याद हो गया होगा। तो लेट पी बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो माना पी समृत अंतराल ए बी का कोई विभाजन है। तो देखो मानक क्या होता है, नॉर्म और मैस जो है वो क्या होता है। तो लेट कैपिटल पी बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो माना पी समृत अंतराल ए बी का कोई विभाजन है, तब देन ग्रेटेस्ट ऑफ लेंथ, then greatest of lengths of delta x1, delta x2, delta x3 up to delta xn is called, लिखो। तो माना p अंतराल ab का कोई विभाजन है, तब लंबाइयों, ये जो डेल्टा x1 अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सब इंटरवल होते हैं उसकी लेंथ होती है डेल्टा xi। तो डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 डॉट डॉट डेल्टा xn लंबाइयों डेल्टा x1 डेल्टा में से महत्तम लंबाई को विभाजन p का मानक या जालाभी कहते हैं। शिविका क्या लिखा, बोलो जरा। Sir, let P be a partition of closed interval AB, then greatest of length of, फिर ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा xn is called, इतना ही इज लिखा है कॉल्ड, सर। वही 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 लिख दो, नॉर्म और मैस ऑफ पार्टीशन p। तो डेल्टा x1 डेल्टा x2 लंबाइयों में से महत्तम लंबाई को विभाजन p का मानक या जालाभी कहते हैं, इज कॉल्ड नॉर्म और मैस ऑफ पार्टीशन p। तो परिभाषाएं वाले ध्यान से पढ़ना, बहुत कठिन पेपर है ये पेपर सिर्फ हमारे बीएससी की तीनों ईयर में सबसे ज्यादा टफ पेपर है, और बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि हर साल 1-2 यूनिट जुड़ जाती है इसमें। सर हाँ एक बार सर। हिंदी में और रिपीट कर दीजिए पूरा। तब वहां तक लिख लिया कि माना कैपिटल P इक्वल टू करली ब्रैकेट में पूरा लिख दो, अंतराल AB का कोई विभाजन है, ऐसा लिख लिया। हाँ सर लिख लिया यहाँ तक। तो लिखो लंबाइयों तब लंबाइयों करली ब्रैकेट में लिखो डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डॉट डॉट डेल्टा xn में से महत्तम लंबाई को, तब लंबाइयों डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डॉट डॉट डेल्टा xn में से महत्तम लंबाई को विभाजन p का मानक या जालाभी कहते हैं, इज कॉल्ड नॉर्म और मैस ऑफ पार्टीशन p। तो विभाजन p का नॉर्म या मैस कहलाता है, मानक या जालाभी कहलाता है। इट डिनोटेड बाई, इसे नॉर्म का चिन्ह याद है शिविका?
इट डिनोटेड बाय नॉर्म पी और म्यू पी। इसे नॉर्म पी या म्यू पी से प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें आपको याद करके रखनी है परसों। तो डिनोटेड बाय नॉर्म पी और म्यू पी, इसे नॉर्म पी या म्यू पी से प्रदर्शित करते हैं। तो दैट इज नॉर्म पी इक्वल टू, नॉर्म पी का क्या मतलब है कि मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम, जो लंबाइयां हैं डेल्टा x1 डेल्टा x2, तो उन लंबाइयों में से जो महत्तम लंबाई है उसको कहते हैं नॉर्म पी। तो नॉर्म पी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू स्मॉल है। इन लंबाइयों में से जो महत्तम लंबाई होती है उसको हम लोग नॉर्म पी कहते हैं। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। अंशिता क्या कह रही हो? नो सर, मैं कुछ नहीं बोल रही। समझ में आ गया नॉर्म किसे कहते हैं? हाँ यस सर, आ गया। अगली परिभाषा लिखो, रिफाइनमेंट, शोधन, रिफाइनमेंट, शोधन लिखो अंशिता, रिफाइनमेंट यस सर। लिख लिया। तो रिफाइनमेंट का मतलब अंशिता हाँ। ये होता है कि कोई जो दो पार्टीशन है, मान लो एक P1 और एक P2, तो P1 और P2 अगर दो पार्टीशन है और P1 P2 से बड़ा पार्टीशन है तो P1 को P2 का रिफाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, लिखो, इफ P1 एंड P2, यदि P1 और P2 अंतराल ए बी, अंतराल ए बी बड़े ब्रैकेट में ही लिखना हमेशा, अंतराल लिख के बड़े ब्रैकेट में ए बी लिखो। यदि P1 और P2 अंतराल ए बी के कोई दो विभाजन है, यदि P1 और P2 अंतराल ए बी के कोई दो विभाजन है, तब विभाजन P1 और P2, let P1 and P2 be any two partition of closed interval AB, माना P1 और P2 समृत अंतराल AB के कोई दो विभाजन हैं, तब then partition P1 is said to be refinement of partition P2, तब विभाजन P1 विभाजन P2 का शोधन कहलाता है। तो यदि P1 और P2 अंतराल AB के कोई दो विभाजन है तब विभाजन P1 P2 का शोधन कहलाता है। यदि P2 छोटा है P1 से, तो अगर P1 बड़ा है P2 से तो बड़े वाले को रिफाइनमेंट कहते हैं, बड़े सेट को। शांत, अगर P1 P2 से बड़ा है तो P1 को क्या कहेंगे? शोधन सर, हैं? शोधन, ये रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट। हाँ, याद हो गया कि अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी में दो पार्टीशन है, एक ए है और एक बी है, और बी अगर ए से बड़ा पार्टीशन है तो हम कहेंगे बी ए का रिफाइनमेंट है। ठीक है, हाँ P1 is called refinement of P2 if P1 superset of P2। अगर P1 P2 के बड़ा सेट है, सुपर सेट है, तो हम कहेंगे P1 P2 का रिफाइनमेंट है। ठीक, अगली हेडिंग डालो शांत, कॉमन रिफाइनमेंट, उभयनिष्ठ शोधन, कॉमन रिफाइनमेंट, उभयनिष्ठ शोधन। तो उभयनिष्ठ का मतलब है कि अगर दो पार्टीशन है तो उनको यूनियन करने से, जैसे एक P1 है और एक P2 है, तो अगर P1 यूनियन P2 करने से कोई नया पार्टीशन P बनता है तो ये जो P है वो इन दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट होगा। लिखो जरा, कॉमन रिफाइनमेंट या उभयनिष्ठ शोधन। शांति, ये हिंदी लिखने में आ रही है उभयनिष्ठ शोधन? हाँ सर। नहीं आ रही हो तो इंग्लिश में लिख लो, कॉमन रिफाइनमेंट। तो लिखो, लेट P1 एंड P2, वही लाइन लिख दो जो ऊपर लिखी थी कि माना P1 और P2 समृत अंतराल AB के कोई दो विभाजन है। लेट P1 एंड P2 बी एनी टू पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, माना P1 और P2 समृत अंतराल AB के कोई दो विभाजन है।
P1 and P2 be any two partition of closed interval AB, तब then any partition capital P, तो then any partition capital P of closed interval AB, तब अंतराल AB का कोई विभाजन P, P1 और P2 का उभयनिष्ठ शोधन कहलाता है यदि P इक्वल टू P1 यूनियन P2। इस लाइन को ध्यान से सुनो कि if P1 and P2 be any two partition of closed interval AB, then any partition capital P of closed interval AB is called common refinement of P1 and P2 if P equal to P1 union P2। बोल दो इस लाइन को एक बार लिखने के बाद। हाँ सर। पहले लिख लो। लिख ली सर। तुमने लिख लिया हिंदी में? हाँ सर। लास्ट लाइन। अच्छा माना P1 और P2 समृत अंतराल AB के कोई दो विभाजन है, तब समृत अंतराल AB का कोई विभाजन P को P1 और P2 का उभयनिष्ठ शोधन कहते हैं। तो इतना ही लिखा। यदि P इक्वल टू P1 यूनियन P2, यदि P इक्वल टू P1 यूनियन P2। शिविका बोलो। Sir, let P1 and P2 be any two partitions of closed interval AB, then any partition P of AB is called common refinement of P1 and P2 if P is equal to P1 union P2। बिल्कुल। अब तुम लोग थ्योरम पढ़ने के लिए तैयार हो तो शिविका आज शुरू करें अगले टर्म तक शुरू करें? सर अगले टर्म से ही करिएगा, अभी तो ये सब डेफिनेशंस भी एक बार देखनी पड़ेंगी ना, और अभी टाइम भी हो गया। एक बार नहीं बहुत बार देखो, अच्छे से याद करो। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अगर पढ़े लिखे हो तो इन्हें पक्का पक्का करो, ठीक है। अब पक्का करने के बाद जो है जब थ्योरम पढ़ेंगे तो ये यूज जब होंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हें पहले से समझ में आ रहा है, डेफिनेशन याद है तो। और डेफिनेशन याद नहीं है तो पता ही है तुम्हें क्या होगा, ठीक है। यस सर। तो अंशिता गुस्सा तो नहीं आ रही? नो सर। तो एनालिसिस में पहला दिन था आज। ये अंशिका तुम्हारी जिंदगी का सबसे कठिन गणित है। जिंदगी में इससे Yes. कठिन गणित ना तो तुमने पढ़ा होगा ना कभी पढ़ोगी, ठीक है। यस सर। शांत। MSc में भी नहीं होगा सर इससे का। हाँ MSc तुम में से कोई, हमें जहां तक अंदाज है, कोई नहीं करेगा। मतलब तो अभी सर आपने कहा कि जिंदगी में होगा ही नहीं, हो तो सकता है ना, होगा नहीं वो बात अलग है, हो सकता है। क्योंकि तुम में से कोई MSc इतने इतने मूर्ख तुम में से कोई नहीं होगा जो MSc करे। क्योंकि MSc वो लोग करते हैं जो महामूर्ख होते हैं या महा होशियार होते हैं, समझ रहे हैं? वो कर ही नहीं पाएंगे सर। क्योंकि या तो वो लोग करेंगे जिनको पता है कि हमें प्रोफेसर बनना है या नेट निकालना है ना। अभी 3 साल का अगर मैथ्स रिवाइज कर लो और एक बार जेम्स का पेपर दे के देखो तो अच्छा नहीं लगेगा। जेम्स का पेपर देने का मूड है शांत? नहीं सर। कि कोई देना चाहता जेम्स का पेपर? शिविका? यस सर। तैयारी हो रही थोड़ी थोड़ी? हाँ सर हो रही है, फॉर्म भाई भर दिया है मैंने। तीनों ईयर का मैथ्स चाहिए। हाँ सर, वो समझ तो रहे पूरी हो? PhD का आता है उसमें। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को रिवीजन कराने आया करो, ठीक है। हाँ सर। फर्स्ट ईयर में तुम्हें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आते हैं? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स नो सर, भूल गई मैं। तो फिर कैसे जेम्स क्या लॉलीपॉप थोड़ी है बेटा, इतनी जल्दी निकल जाएगा। तो सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को अभी मतलब मैंने ना मैथ से नहीं भरा है, किससे भरा है? फिजिक्स से।
फिजिक्स तो ज्यादा कठिन है मैथ से। हाँ सर, फिजिक्स ज्यादा टफ है, लेकिन ये था कि मतलब उससे एमएससी फिजिक्स से करने का था आइडिया, इस वजह से। चलो मेहनत करो, हमारी बहुत शुभकामनाएं तुम्हें, जरूर हाँ सर, निकालो और अच्छे से प्रोफेसर बनो, ठीक है। थैंक सर यू सर। हाँ बोलो। सर वो लास्ट टाइम तो फीस कंप्लीट हो गई होगी, एंट्री कर लेना। हाँ, जिन बच्चों की फीस कंप्लीट नहीं है इसमें बैच में अगर आज आए हैं तो वो नो, क्या उसमें लिख के आता नो लॉन्गर मोर, या नो लॉन्ग मोर, क्या लिख के आता शिविका? नेट पे कई बार व्हाट्सएप वगैरह पर नंबर बदल देते तो यू आर नो लॉन्गर मोर, क्या लिख के आता है? पता नहीं सर। नो मोर लॉन्गर। हाँ, जो भी लिख के आता था तो ध्यान रखना कि बैच में आ जरूर गए हो, लेकिन नो मोर लॉन्गर या नो लॉन्गर मोर, ठीक है, जो भी लिख के आता हो। तो बहुत समय तक हो नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, जमा कर दो सब लोग फीस अपनी अपनी, और परसों मिलते हैं। कल मिलेंगे 2:30 बजे फर्स्ट पेपर के लिए, परसों सेकेंड पेपर के लिए, ठीक है। और आज शाम को साहिल आओगे? यस सर। सर 3:30 बजे। 3:30 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला था सर। हाँ हाँ, 3:30 बजे आ जाओ, शुरू से पढ़ा देंगे। ठीक है।